हाँ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। एचसीएफ यानी मौसा, ठीक है। हम लोग सीखना है एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ यानी मौसा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये क्या होता है। एचसीएफ देखिए, इसका फुल फॉर्म हम लोग कहेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब हुआ दो संख्याओं के बीच, माने वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जिससे इन दो संख्याओं को वो डिवाइड कर सके, यानी दोनों संख्याओं में उससे भाग लग सके। इसको हम लोग महत्तम समापवर्तक का मतलब मौसा का मतलब हुआ महत्तम समापवर्तक, फिर वो इसका मतलब भी वही होता है। एग्जाम्पल पहले समझिए, एक लेते हैं 12 और एक 18, यानी 12 और 18 दो संख्याएं मैंने ली है, और इन दोनों संख्याओं के बारे में बात की जाए कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जिससे 12 और 18 दोनों में भाग लग जाए पूरा पूरा, तो इसका आंसर होगा 6। क्या होगा? 6। यानी 6 ही वह बड़ी संख्या है जिससे 12 में भी भाग लग जाएगा और 18 में भी भाग लग जाएगा। इस तरह से 12 और 18 का मौसा यानी एचसीएफ कितना हुआ? 6 हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं मौसा को सीखने के लिए। देखिए, दो संख्याओं का मौसा हम लोग पिछले क्लासों में 5th क्लास से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं। 5th, 6th, 7th, 8th में बहुत हम लोग मौसा सीखे हुए हैं। जैसे इसका मौसा हम लोग निकालने के लिए दो विधि अभी तक सीख चुके हैं। एक इस तरह से निकाले हैं, 6 से डिवाइड किए हैं, 12 से, यानी 12 से डिवाइड करके 18 में 12 एकम 12 घटाए यहाँ 6, फिर इसको ऐसे घेर दिया जाता है और इसको यहाँ पर लाकर उतार देते हैं, तो 12 यहाँ पर आ गया, 6 दूनी 12। अब ये कट गया तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? मौसा कितना हुआ? 6। और दूसरी विधि सीखे हैं, इसे 12 और 18 का एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए, 12 का सबसे पहले फैक्टर यानी गुणनखंड कर लिया जाता है, तो 2 गुनी 2 गुनी 3, जैसे 2 दूनी 4, 4 किया 12, इसको 12 का ऐसे कर लिया जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, तो 2 2 3 2 2 3 मैंने लिख दिया। फिर उसी तरह से 18 का करेंगे तो 18 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, देखिए 2 3 6 6 3 का 18। अब इसका मौसा तो दोनों में जो मिल जाता है उसमें से हम लोग एक एक ले लेंगे। तो देखिए, तो इधर से 2 मिला और एक 3 मिला, तो 2 3 कितना हो गया? 6। इस तरह से हम लोग का दोनों विधि से मौसा कितना आया? 6 आया, जो पहले हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है। अब देखिए, इस क्लास में यानी क्लास 10th में हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा सीखना है, यानी दो संख्याओं का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे प्राप्त किया जाता है वो सीखना है। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हर एग्जाम में, हर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्याएं दे दी गई होंगी, उसका कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना और इतना का एचसीएफ प्राप्त करें यानी ज्ञात करें। जिससे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, एक 24 और एक 40, दो हम लोग ले लेते हैं संख्याएं। 24 और 40 का एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है, किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल। इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी पहले भी दी जा सकती है, बाद में भी दी जा सकती है, यानी ऐसे भी बोला जा सकता है कि 40 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करें या 24 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो दोनों स्थिति में हम लोग देखेंगे कि जो बड़ी संख्या होगी ना उसको ए लेना है, ठीक है। ए बी का हम लोग को इसमें जरूरत पड़ेगा, तो बड़ी संख्या को ए लेना है, तो लिखेंगे हल a इक्वल टू 40 एंड b इक्वल टू 24 यानी 24। हम लोग ले लिए है a और b का मान ले लिए। a का मान कितना होगा? जो बड़ी संख्या होगी वो a का मान
और जो छोटी संख्या होगी वो किसकी मान हो जाएगी, b की मान हो जाएगी। ऐसे भी लिख सकता है b बराबर 24। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए साइन देंगे और लिखेंगे यूक्लिड, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिख देना है दोस्तों एक बार। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या बताता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर कौन फॉर्मूला बताता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब देखिए a का वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना है 40 बराबर b का वैल्यू कितना है 24, लिख देंगे 24, a बराबर b, उसके बाद बीच में क्या आता है गुणने, बी क्यू, क्यू का मान अपने से रखना है। अब देखिए कितना रखेंगे हम लोग, तो ऐसे रखना है संख्या कि इसमें 24 में उससे गुना करे तो 40 आए या 40 से कम आए। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मान लीजिए हम लोग को 6 से डिवाइड करना है 25 को, तो 6 से इसमें भागा देना है 25 में, तो 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 25 आएगा या इससे कम आएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 बार। 6 चौका 24, 24 होता है ना, ये हम लोग का एक से पर आया था। उसी तरह से 5 बार में तो नहीं जा सकता, 6 25 30, हम लोग तो ऐसे नहीं सीखा है, तो 25 में से 30 घटेगा ही नहीं। उसी तरह से अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि Q का मान कितना रखे कि 24 में उससे गुना करें तो 40 से कम आए या 40 के बराबर आए। तो जाहिर सी बात है अगर 2 भी लेते हैं हम लोग तो 24 दूनी कितना हो जाएगी 48, तो 24 दूनी 48, लेकिन लाना है 40 या 40 से कम, इसलिए हम लोग का 2 न लेकर 1 लेना पड़ेगा। तो अब देखिए ये हो गया 24 से कम कितना 24, अब तो लाना था 40 लेकिन आया कितना 24, तो बच कितना गया, तो 24 से कम 24। अब क्या करेंगे 40 में से 24 को माइनस कर देंगे, 40 में से 24 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा यहाँ पर लिख देंगे प्लस में। तो कितना बच गया 16, 40 में से 24 को माइनस कर दिए तो कितना बच गया 16। तो अब देखिए ये हो गया a बराबर b का मान हो गया 24 जो पहले से दिया है, q का मान कितना आया 1 प्लस r, तो r का वैल्यू कितना आ गया 16। अब ये ध्यान दीजिए जब तक ये r जो है ना 0 न हो जाए तब तक हम लोग आगे की ओर प्रोसेस जारी रखना है। यानी अब देखिए अब इधर से हम लोग को देखना है कि ए बी कौन है, ठीक है, कि ए किसको लेंगे बी किसको लेंगे। तो अब इन दोनों में देखिए इसमें और इसमें, तो इसको हम लोग जो क्यू होता है सॉरी बी होता है वो दूसरा बार क्या बन जाता है ए बन जाता है, और आर क्या होता है बी बन जाता है। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0, यानी आर किसके बराबर नहीं है 0 के, इसलिए अब ए किसको लेंगे ध्यान दीजिएगा, अब हम ए लेंगे 24, ए कितना लेंगे 24 और बी कितना लेंगे, देखिए बी लेना है हम लोग को 16, ये हो गया 24 और बी हो गया 16। इसलिए अब ए बराबर बी की प्लस आर बार बार लिखना नहीं है, अब हम लोग लिखेंगे ए का मान 24 यानी बी ए बराबर बी आ क्यू, तो 16 में कितना से हम लोग गुना करेंगे कि 24 आएगा या उससे कम आएगा, तो 1 से 2 से अगर गुना कर देते हैं तो 16 दूना 32, 24 से 32 ज्यादा हो जाएगा तो एक ही रखेंगे, तो 16 कम 16। अब 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ प्लस में लिख देंगे हम लोग 8। तो ये हो गया 24 बराबर 16 गुना ए और प्लस कितना हो गया 8, तो ये हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आगे देखिए अब फिर यहाँ पर जो है आर का मान 0 नहीं आया, तो फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0, आर किसके बराबर नहीं है 0, इसलिए अब ए किसको लेंगे, अब इधर से ए इसको ले लेंगे 16 को और बी ले लेंगे 8 को, तो ए बराबर बी क्यू, तो 8 में कितना से गुना करेंगे कि 16 आएगा, तो 2 से, 8 में कितना से गुना करेंगे 16 आएगा तो 2 से, तो बी क्यू प्लस आर। अब देखिए आर का वैल्यू लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिखें
तो 8 दूनी 16, 16 में से 16 चल ही जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। और देखिए r का वैल्यू कितना आ गया 0। जैसे ही r का वैल्यू 0 आ गया वहां b वाला जो होता है वही आंसर हो जाता है। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8, यही हम लोग का HCF हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि r बराबर 0 इसलिए HCF बराबर कितना 8 आंसर। ठीक है, तो हम लोग को आंसर इसका प्राप्त हुआ 40 और 24 का HCF कितना प्राप्त हुआ 8। किसी भी मेथड से बनाएंगे तो हम लोग को 8 ही मिलेगा। चलिए इसके बाद में हम लोग क्लास 10 का जो NCERT बुक है उसका 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 1.1 में दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से 100 कितना दिया 135 और 225। फर्स्ट इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 135 और 225 पहले दिया हुआ है। किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से 135 और 225 का HCF फाइंड करना है। कितना कितना का 125 और 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से। अभी हम लोग देख रहे हैं 1.1। ठीक है, NCERT मैथ क्लास 10 का है। तो देखिए इससे अभी निकालने के लिए अब देखिए इस दोनों में कौन बड़ा है, तो यहाँ 225 है 135 से बड़ा है, तो इसमें हम लोग 225 को A मानेंगे और 135 को B मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A बराबर, लिखेंगे पहले हल, A बराबर 225, B बराबर 135। ठीक है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एक बार लिख दिया जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक बार लिख देंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या बताता है, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए A का वैल्यू कितना बताए हैं, जी यहाँ 225 दिया तो लिख देंगे 225 बराबर B का वैल्यू कितना है 135, BQ। अब Q का मान अपने से रखना है, ठीक है ना। मेन चीज यहाँ पर है Q और R, ये भी तो आसानी से मिल जाएगा। अब मेन चीज Q और R कितना लेंगे, तो देखिए 135 है और यहाँ 225 है, तो 135 में कितना से आप गुना कीजिएगा कि 225 आएगा या इससे कम आएगा। तो अगर 2 लेते हैं हम लोग ना, 135 में अगर 2 से गुना करते हैं, देखिए 135 गुना होता है 270, जो 225 से क्या है ज्यादा है। तो जब 2 से ज्यादा आ जा रहा है तो हम लोग कितना से गुना कर देंगे 1 से। इस तरह से इसमें 1 से गुना करेंगे तो 135 से कम 135। अब 225 में से 135 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 225 में से 135 को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो आएगा 90। आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90, तो प्लस में वही 90 लिख देंगे। अब देखिए 90 जो हुआ ना ये 0 के बराबर नहीं है, तो अब हम लोग ये ऐसे नहीं कि लास्ट में 0, यहाँ टोटल मिलकर 90 हो रहा है, तो R 0 के बराबर नहीं आया, तो आगे हम लोग प्रोसेस को जारी रखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि R बराबर नहीं है 0, R बराबर नहीं है 0, इसलिए अब ये हम लोग किसको लेंगे 200। इधर देखिए अब इधर से हम लोग A B लेना है, तो A किसको लेंगे 135 को और B किसको लेंगे 90 को। तो अब हो जाएगा हम लोग का 135 बराबर B कितना हो जाएगा 90, तो 90 गुना, अब 90 में कितना से गुना करेंगे, देखिए इधर वाला में जो सबसे बड़ा होगा उसको अब A ले लेंगे सेकेंड बार में और उसको R को B ले लेंगे।
तब 190 में कितना से गुना करेंगे कि 135 आएगा या इससे कम आएगा, ज़्यादा नहीं लाना है। तो अगर 2 से हम लोग गुना करते हैं 90 में, तो 90 दूना 180 होता है, जो 135 से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए हम लोग कितना से करेंगे, 1 से ही कर देंगे। तो 135 से ज्यादा हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो इसलिए 1 से कर दिए। अब बच कितना गया, तो 90 एकम 90। अब 135 में से हम लोग क्या कर लेंगे, 90 को माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 45। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 45। कितना हो गया, 45। अभी भी देखिए ये 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं है 0। क्या लिखेंगे, चूंकि r बराबर नहीं है 0, इसलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को। जब तक ये r 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को आगे लेकर चलना है। तो देखिए 0 के बराबर नहीं आया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ भी आपसे हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। तो अब देखिए एक किसको ले लेंगे हम लोग, 90 को, फिर लिखेंगे a, इसलिए 90 a बराबर b हो गया 45 गुना b गुना q का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 45 में कितना से गुना करेंगे कि 90 आएगा या उससे कम आएगा। ठीक है, तो 2 से कर देंगे ना हम लोग, तो 45 दूना 90 होता है। अब देखिए 45 दूना 90 हो गया, तो 90 में से 90 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। तो यहाँ आ गया 0। तो r का वैल्यू कितना हो गया, 0। जैसे ही r का वैल्यू 0 हो गया तो जो b वाला है वही आंसर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे HCF बराबर 45। HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर था। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसका बी नंबर जो है 196 और 38,220 है। इसका हम लोग को HCF फाइंड करना है कि इसका मौसा क्या होगा। किसका 196 और 38,220 का। देखिए ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो गई, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में अगर आएगा आप टोटली पुराने उसी मेथड से करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इसका मतलब कैसे तुरंत हो जाएगा। अगर इस तरह से बनाना हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे हल। ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 38,220 और बी का वैल्यू कितना है, 196। इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, एक बार लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना है, 38,220 बराबर b का वैल्यू कितना है, 196 गुना। अब q का वैल्यू कितना रखेंगे, देखिए q का वैल्यू कितना रखेंगे कि 196 में उससे गुना करने पर 38,220 आए या उससे कम आए। तो आप याद रखिएगा 196 वाला जैसे आएगा 3820 वाला, तो उसमें हम लोग 195 से जैसे गुना कर देंगे, तो 196 में 195 से गुना करने पर आता है 38,220। तो 38,220 जब आ ही गया तो शेषफल में क्या बच जाएगा, 0। अब देखिए शेषफल 0 आ गया, तो चूंकि लिखेंगे r बराबर 0, इसलिए HCF किसको कहते हैं, इसी को ना b को कहते हैं, इसलिए HCF बराबर 196 आंसर हो गया। समझे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर है 867 और 255 का HCF निकालना है। 867 और 255। चलिए इसमें भी हम लोग लिखेंगे हल। बताइए इसमें a किसको माने, जो बड़ा होगा, तो a इक्वल टू इसमें हो जाएगा 867 और b कितना हो जाएगा 255।
ए हो गया 867 और बी हो गया 255। इसलिए लिखेंगे हम लोग, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 867, तो लिखेंगे 867 बराबर बी का वैल्यू कितना है 255 गुने क्यू। अब 255 गुने कितना, 255 में कितना से गुना करेंगे कि 867 आएगा या इससे कम आएगा, ठीक है ना। अब 2 से गुना करेंगे तो 255 गुना, देखिए 2 दूनी 4 और 55 500 कुछ आएगा, ठीक है ना। यानी 250 गुना 500 होता है ना, तो 255 250 के बराबर, तो उस तरह से 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6 यानी 250, 250 में 3 से हम लोग गुना कर देंगे तो 25 3 75 700 कुछ आएगा। 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 8 और 25 अब 55 चौका ज्यादा हो जाएगा, 4 से करेंगे ना तो 867 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितना से गुना करेंगे 3 से। अब देखिए मैं रफ यहाँ पर रफ कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जिसे 3 से हम लोग गुना कर दिए इसमें, तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16 3 9 6 1 7। अब आ गया हम लोग का 765, ठीक है ना। और घटाना किस में से है 867 में से, तो 867 में से 755 को हम लोग माइनस कर देंगे तो आएगा कितना 102। 102 यहाँ पर लिख दिए। अब ए का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 867, बी का वैल्यू 255, क्यू का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 102। अब देखिए हम लोग चलना है, अब फिर यहाँ लिखेंगे आर 0 नहीं है तो लिखेंगे क्योंकि आर बराबर नहीं है 0, इसलिए अब इसमें एक किसको मानेंगे, इधर वाला में जो सबसे ज्यादा होगा उसको ए, तो 255 को हम लोग क्या मान लेंगे ए, 255 यानी ए बराबर बी क्यू, तो बी अब किसको मानेंगे 102 को, बी गुने क्यू। अब क्यू तो 102 में कितना से गुना किया जाएगा कि 255 आएगा या उससे कम आएगा, तो 102 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 204 हो जाता है, 3 से गुना करते हैं तो 3 कम 3 3 306 हो जाएगा, तो 306 तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए 2 से करेंगे, तो ये हो गया 255 में बराबर ये हो जाएगा और 102 गुने 2 हो गया। अब 102 में 2 से गुना कर देंगे तो 200 कितना हो गया 4, 255 में से 204 को हम लोग घटा लेंगे, 204 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे 255 में से, तो बच जाएगा 51, तो यहाँ लिख देंगे कितना 51। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग ए का वैल्यू कितना हो गया 255, बी का वैल्यू हो जाएगा 102 और क्यू का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 55। अब चूंकि आर अभी भी 0 नहीं है तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0, इसलिए अब देखिए ये अब किसको लेंगे इसमें 102 को, तो ए बराबर बी कितना लेंगे 151 को और क्यू, तो 51 में कितना से गुना करेंगे कि 102 आएगा या इससे कम आएगा, तो जाहिर सी बात है 2 से गुना करेंगे तो 51 गुना 2 से 102 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 51 गुनी 102, तो 102 में से 102 माइनस हो जाएगा, तो सेस्पन कितना हो जाएगा 0, आर का वैल्यू 0 हो गया, आर का वैल्यू 0 हो गया तो आंसर हम लोग का आ गया 51, तो उसको लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 इसलिए HCF बराबर 51। इधर वाला जो बी नंबर होता है ना उसी को हम लोग HCF लेते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, ये लास्ट था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन है, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक विषम जो पूर्णांक है, यहाँ ध्यान दीजिए, बता रहा है कि आप दर्शाइए कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा तब आंसर आपको समझ में आएगा कि क्या कहा जाए, नहीं तो आप लोग केवल रटिएगा, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 1.1 से
दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। एक जो पहले मैं बताया हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला, और दूसरा क्वेश्चन ये कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, आपके पास बुक होगा और क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन देख सकते हैं। या क्वेश्चन फिर से देखिए, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या कह रहा है। विषम पूर्णांक हम लोग जानते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, उसी तरह से 21, ठीक है, 31, ये सब विषम पूर्णांक है। तो कह रहा है कोई भी विषम पूर्णांक है ना, उसको हम लोग इसके फॉर्म में दर्शा सकते हैं। किसके फॉर्म में? 6q+1। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग दर्शाना है 6q+1 के रूप में, कैसे आएगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 0 + 1। देखिए तो ये आ गया 6q+1 के रूप में। q का वैल्यू यहाँ 0, q का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो 6 से 0 में गुना करेंगे 0, और 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1, तो ये आ गया। उस तरह 6q+3 इसको हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं 6 गुना 0 + कितना 3। उसी तरह 5 को लिख सकते हैं 6 गुना 0 + 5। जैसे 7 को लिखना तो आप कैसे लिखेगा? 6 गुना 2 + 1। देखिए 6 गुना 1 तो 6 एकम 6 और 1 7, आगे कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए 6q+1 के रूप में आ गया। q का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया। इसे 9 को लिखना है तो 6 गुना 1 + 3। देखिए ये 9 हो गया। 6q+1, 6 एकम 6 और 3 9, तो ये हो गया 6q+3 के रूप में। ऐसे मान लीजिए 21 को दिखाना है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 3 + 3। देखिए 6 3 18, 18 3 21, तो ये हो गया 6q+3 के रूप में। इसी तरह कोई भी संख्या एक, जैसे मान लीजिए एक रैंडम संख्या हम लेते हैं 61। 61 को कैसे आप 6q+1 2 या 1 3 या 5 के रूप में लिखिएगा? तो देखिए इस 61 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 9 और प्लस 6 गुना 10, 6 जाएंगे 60 और प्लस 1, 6 गुना 10 + 1। तो अभी देखिए 6q+1 के रूप में हो गया। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, उसको हम लोग 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी को दर्शा देना है यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोग से। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो लिखेंगे हल माना कि धनात्मक, जो विषम पूर्णांक कह रहा है दर्शाने के लिए उसको हम लोग ये मान लेते हैं। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। विषम धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेते हैं? a। अब देखिए यहाँ पर 6q है ना, तो 6 है तो ये हो गया भाजक। क्या हो गया? भाजक। तो भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो लास्ट शेषफल कहाँ तक जाएगा? 5 तक। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ r के संभावित मान, चाहे संभावित मान बराबर 0 1 2 3 4 या 5। कितना होगा? 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 या 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यदि r बराबर 0, तो यदि r का मान कितना लेते हैं? 0, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? bq + r। ये बराबर bq यानी 6q + r का मान हो गया 0। फिर लिखेंगे यदि r बराबर 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसी लाइन में लिख सकते हैं a बराबर 6 गुना bq प्लस कितना? 1, bq + 1। फिर लिखेंगे यदि
r बराबर 2, तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस 2। बस इसी तरह से आगे बढ़ाकर 5 तक कर देना हम लोग को। फिर यदि r बराबर 3, तो a बराबर 6Q प्लस 3। यदि r बराबर 4, तो ये हो जाएगा 6Q प्लस 4। और फिर एक और लिख देंगे, यदि r बराबर 5, तो a बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 5। ठीक है ना, कहाँ तक हो गया? 5 तक। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख रहा है 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है ये क्वेश्चन है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है, दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसके फॉर्म में होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने r के संभावित मान कितना लिया? 5 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ 6Q प्लस 1 के रूप में, यानी 6 भाजक है, तो भाजक से हमेशा जो शेषफल होता है ना, कम होता है। तो वही लिखिए, यदि r बराबर 0, तो a बराबर 6Q प्लस 0। तो 6Q प्लस 0 जो है, इसको हम लोग केवल 6Q में लिख सकते हैं। 0 ऐड करेंगे तो फिर वही 6Q ही आएगा। यदि r का मान 1 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 1। 2 लेते हैं तो 6Q प्लस 2। 3 लेते हैं 6Q प्लस 3। इसी तरह 6Q प्लस 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, Q का मान कोई भी एक संख्या लीजिए, ठीक है, कोई भी एक संख्या। जैसे मान लीजिए Q का मान हम 0 लेते हैं, तो 0 को अगर रखेंगे इसमें ना, तो 6 से 0 में गुना करेंगे तो 0, और 1 तो 1, तो ये हो गया 1 आ गया, तो 1। उसके बाद अगर 2 रखते हैं तो 1 रखते हैं तो 6 एकम 6, 1 7। फिर 3 रखते हैं तो 6 दूने 12, 1 13। तो इसमें कोई भी Q का मान कुछ भी लिखेंगे ना, तो ये क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। देखिए अगर मान लीजिए 5 लिखते हैं तो 5 लेंगे तो 6 5 30, 1 1 30। उसी तरह से 12 लेते हैं तो 12 6 72, 1 73। सब विषम संख्या आ रहा है। इसमें Q का मान कुछ भी रखिए, सब का सब सम संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए 5 रखते हैं तो 6 5 30 और 2 32, तो सम संख्या आ गया। अगर मान लेते हैं 3 रखते हैं तो 6 3 18, 2 20, सम संख्या आ गया। उसी तरह इसमें Q का मान कुछ भी रखेंगे तो विषम संख्या आएगा। इसमें भी Q का मान कुछ भी रखेंगे तो विषम संख्या आएगा। इस तरह से इनमें इसमें ये और एक ये 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 में Q का मान कुछ भी रखिए, आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 10 रख कर देखते हैं तीनों में, तो Q का मान 10 रखेंगे तो 10 6 60 और 1 61। यहाँ देखिए 61 विषम संख्या है, 10 6 60 है, 3 63 विषम संख्या है, 10 6 60 है, 5 5 विषम संख्या है। इस तरह से ये विषम संख्या मिल रहा है। तो Q का कोई भी मान रखने पर क्या मिल रहा है हम लोग को? विषम संख्या मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे लास्ट में, नोट में आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिखेंगे यहाँ Q के किसी भी मान के लिए 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, फिर यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ Q के किसी भी मान के लिए, Q की किसी भी मान के लिए 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5। ठीक है ना, 6Q प्लस 1, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, फ्रेश नहीं चल पाए हैं। यहाँ Q के किसी भी मान के लिए 6, ये अलग है, ठीक है ना, 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। अतः फिर हम लोग लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 यहाँ पर लिख देते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हो गया, ये सत्यापित हो गया। देखिए कैसे आपको नोट करना है। यहाँ से माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, यहाँ आर के संभावित मान 0 से लेकर 5 तक लिख लेंगे। और ये तो बार बार बनाइएगा, एकदम रटा जाएगा, एकदम ये 0 लेवल का, बहुत ईजी है। ए का मान 0, आर का मान 1 रखेंगे तो 6q+1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 6q+2, इसी तरह 6q+5 तक। फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ q के किसी भी मान के लिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो यहाँ दर्शाने के लिए कह रहे हैं वही लिख देंगे। एक विषम पूर्णांक है, अतः कोई भी, फिर नीचे ही लिखेंगे, ये जो ऊपर हम लोग लिखे ना यहाँ पे, तो उसको नीचे लिखोगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर लिखे हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हो गया आंसर। चलिए अगले वीडियो में हम लोग जो आगे जो इसमें क्वेश्चन छूट जा रहा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें आपको एक टास्क दिया जा रहा है, इसका HCF आपको बताना है 24 और 44। 24 और 44 का HCF क्या होगा कमेंट में आप लिखिएगा, वो भी किस विधि से बना करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किसका HCF 24 और कितना दिए थे 44 लीजिएगा, 24 और 44 का HCF आप बनाइएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।